नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डॉक्टरों से हिंसा में 7 साल जेल। कोरोना महामारी के दौरान दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों पर गैर जमानती अपराध के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसमें अध्यादेश लाने का फैसला किया है और इसके मुताबिक जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन पर हमला करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। पिछले दिनों कई सारी घटनाएं देखने को मिली थी जिसमें कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्स, जूनियर डॉक्टर से मारपीट, पथराव, इस तरह से घटनाएं सामने आई थी। तो उन सबको देखते हुए सरकार ने इस पर कानून बनाने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस कानून की जो प्रमुख बातें हैं वो ये हैं कि जो भी इस तरह से घटना करेगा या इस तरह करेगा तो उसको 30 दिन के अंदर उसकी जांच पूरी करनी होगी अधिकारियों को, ठीक है। और 1 साल के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला देना होगा। 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और 3 महीने से लेकर के 7 साल तक जेल भी हो सकती है। कई तरह के जिसमें प्रावधान हैं, जैसा केस होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर सज़ा दी जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है क्योंकि अगर डॉक्टरों पर भी इस तरीके से पथराव होगा, मारपीट होगी तो फिर उनका मनोबल डाउन होगा और इस बीमारी में सिर्फ डॉक्टर ही भगवान हैं, तो इसलिए कानून लाया गया है। अब बात कर लेते हैं कोरोना मीटर की। दोस्तों कुल मिलाकर के भारत में अब तक 20,417 केस आ चुके हैं कोरोना संक्रमितों के, जिसमें से 3,960 अब तक ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 1,486 नए केस आए हैं। लॉकडाउन होते हुए भी कोरोना जो पेशेंट की संख्या है लगातार बढ़ती हुई जा रही है। विश्व की बात करते हैं तो 25,92,854 केस हो चुके हैं, इसमें से 7,10,434 रिकवर हो चुके हैं और 1,81,083 लोग इससे प्रभावित होकर के डेथ हो चुकी है इनकी, ठीक है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्तियों की। दोस्तों हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके तहत अल्पसंख्यक कॉलेजों में अब जो भी भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, ठीक है। अभी तक दोस्तों ऐसा नियम था कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रबंध समिति जो थी वो भर्ती करती थी, साक्षात्कार के जरिए सिर्फ इंटरव्यू लेती थी और नियुक्ति कर देती थी अध्यापकों की। इसमें होता ये था कि अपने चहेतों की नियुक्ति हो पाती थी क्योंकि प्रबंध समिति को ही भर्ती करनी होती है, तो और अपने हिसाब से वो कर लेते थे। लेकिन अब दोस्तों कोर्ट ने इसको कहा है कि भर्ती प्राइवेट एजेंसी करेगी और एजेंसी के जरिए ही अब शिक्षकों की भर्ती होगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एडेड अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के बारे में। तो फिलहाल इसका आदेश हो चुका है दोस्तों, लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर अब भर्तियाँ होंगी, ठीक है। ये जो आदेश दिया गया है तो नेशनल इंटर कॉलेज शिकारपुर बुलंदशहर 32 अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका फैसला किया हुआ है। बात करते हैं एलटी ग्रेड की। तो दोस्तों एलटी ग्रेड रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए अभ्यर्थी कल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन अभ्यर्थी गए भी, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दिया, ऑफलाइन भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन लोक सेवा आयोग ने यह कह के मना कर दिया कि कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हवाला देते हुए अभ्यर्थियों को मिलने से मना कर दिया गया। जबकि सिर्फ 2 लोग मिलने गए थे, विक्की खान एवं अनिल उपाध्याय, फिर भी लोक सेवा आयोग के अधिकारी नहीं मिले और मना कर दिया मिलने से। तो इस तरीके से दोस्तों एलटी ग्रेड में अब लेट और लेट होता जा रहा है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में अब दूरदर्शन यानी टीवी पर DD1 चैनल पर जो DD यूपी होता है, ठीक है, एक होता है DD नेशनल और एक होता है DD यूपी। DD यूपी चैनल पर दोस्तों 26 अप्रैल से ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। फिलहाल जो ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी वो 11:30 बजे से 12 बजे के बीच ही चल पाएगी, ठीक है।
और DDUP से, दूरदर्शन से इसमें समय मांगा गया है कि 1.5 घंटे का और वो समय अभी प्रोवाइड करें। तो 1.5 घंटे के जैसे समय DDUP की तरफ से मिल जाता है तो फिर अन्य कक्षाएं भी यहाँ पर चलेंगी। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। वहीं पर आकाशवाणी अगर रेडियो भी सुनते हैं, वहाँ पर भी प्राइमरी बच्चों के लिए बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने दोस्तों विभिन्न कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग दूरदर्शन को दे दी है और उन्हीं का रिकॉर्डिंग को प्ले करेगा मतलब दूरदर्शन। और 1.5 घंटे का जो स्लॉट मांगा गया है उसमें कई अन्य कोर्सेज की भी पढ़ाई होगी। फिलहाल यहाँ पर गणित, विज्ञान इन पर आधारित पढ़ाई होगी। और दूरदर्शन का ये भी कहना है, अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग हमारे पास आता है और कोई ऐसी पहल करता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए, तो उनके भी जो सुझाव होगा, प्रस्ताव होगा, उन पर भी DDUP विचार करेगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट है यूपी बोर्ड में, चाहे परिषदीय विद्यालय हों, चाहे जूनियर हों, चाहे माध्यमिक हों। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है ऑनलाइन पढ़ाई में, वो व्हाट्सएप की समस्या आ रही है। ग्रामीण वर्ग के अधिकतर लोग यूपी बोर्ड के विद्यालयों में पढ़ते हैं और यहाँ पर इतने गरीब लोग हैं कि इनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है भी तो रिचार्ज नहीं है। और इसके अलावा एंड्रॉयड फ़ोन तो कुछ ही लोगों के पास है, उसमें से बहुत से लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, डेटा रिचार्ज नहीं करते हैं, अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजी से, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत बड़े एक बाधक हैं। दोस्तों अनिवार्य ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत से शिक्षकों ने विरोध किया था। यही बात घटना है प्रयागराज की, जहाँ पर शिक्षक विरोध पर उतर आए हैं। ठीक है, विरोध यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है दोस्तों कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश दिया था कि सभी अध्यापक अध्यापिका व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराएं। जो शिक्षक शिक्षिका ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवाएंगे उनके विरुद्ध चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जाएगी। साथ ही प्रबंधक से अनुरोध करके अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, DIOS ने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं। तो इसी को रखते हुए यहाँ पर कई ऐसे शिक्षक हैं जो उम्रदराज हैं, एज ज़्यादा है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रखते हैं और वो ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते, टेक्नोलॉजी से भी अवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए ये सब दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो प्रमुख जो शिक्षक संघ है उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसका विरोध किया है। उन्होंने लिखा है, जो हैं सुरेश कुमार त्रिपाठी शिक्षक विधायक हैं, उन्होंने लिखा है, वर्तमान हालत में शिक्षक पूरी गंभीरता से जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। अधिकांश शिक्षक स्वयं रुचि लेते हुए वर्चुअल क्लास ले रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार का आदेश स्वीकार्य नहीं है। शिक्षकों को धमकी देना उचित नहीं है, अन्यथा लॉकडाउन खुलने पर धरना प्रदर्शन होगा। वहीं पर लालमणि द्विवेदी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के। इनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में शिक्षा अधिकारी वाहवाही के लिए शासन को गलत सूचनाएं भेज रहे हैं। दूसरी ओर प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर शिक्षकों पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो PCS मेंस 2019 के आवेदन जमा करने की लास्ट डेट है 15 मई तक बढ़ा दी गई है। अगर आप लोग अभी तक अपना आवेदन फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं तो 15 मई तक आप लोग जमा कर सकते हैं। लगातार लॉकडाउन के कारण दूसरी बार ये आवेदन जमा करने की डेट बढ़ाई गई है। ठीक है दोस्तों, देश भर के चर्चित शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है कि जितने भी विज्ञान के बेरोजगार या स्नातक हैं उनकी भर्ती की जाए। वो भर्ती इसलिए किया जाए क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए बेरोजगार विज्ञान स्नातकों की भर्ती अगर करेगी सरकार तो संदिग्ध नमूनों की जांच के लिए काफ़ी संख्या बल मिल जाएगा। और जितने भी कॉलेज हैं जहाँ पर जीव विज्ञान की लैब है वहाँ पर कोरोना की टेस्टिंग भी शुरू कराई जाए। इस तरीके से मांग दोस्तों सरकार से की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षाविदों ने की है। और जो शिक्षाविदों ने ये पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसमें इंडिया मार्च फॉर साइंस की ओर से जारी हुए पत्र पर देश के विभिन्न संस्थानों के 600 से अधिक वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं और शोधकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं जो लेटर दिया गया है। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि बेरोजगार विज्ञान स्नातकों की भर्ती की जाए जिससे कोरोना महामारी से निपटने में काफ़ी हद तक सहायता मिले।
बात करते हैं यूपी बोर्ड की रिजल्ट की। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट पिछले 2 सालों से अप्रैल में आ रहा है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट जो है जून में ही आता रहा है। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि सरकार फालतू में परेशान हो रही है, जब पिछले दिनों सामान्य दिन होते हुए भी रिजल्ट जून में जारी होते रहे हैं। अब इस साल कोरोना की स्थिति है, ऐसे में अगर जून में रिजल्ट आता है तो कोई गलत बात नहीं होगी, इसलिए कॉपियों का मूल्यांकन लॉकडाउन के बाद ही कराया जाए। यहाँ पर दिया गया कब कब रिजल्ट आते रहे, यहाँ पर ध्यान से देखें। 2010 से लेकर के 2013 तक हाई स्कूल के रिजल्ट सभी जून में आए हैं, और कुछ रिजल्ट इंटर के भी हैं जो जून में आए हैं, ठीक है। कुछ रिजल्ट 2015 और 16 में मई में आए थे, उसके बाद 2017 में फिर जून में आया है, और इसके बाद अब 2 सालों से अप्रैल में आ रहे हैं। तो रिजल्ट अगर जून में भी आता तो कोई देरी नहीं है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है कि 2020 के नुकसान की भरपाई की योजना बनाई जा रही है। स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो बहुत कम छुट्टियाँ मिलेंगी। सरकार ऐसा प्लानिंग कर रही है कि अगर लॉकडाउन खुलता है उसके बाद जो विद्यालय होंगे वहाँ पर बड़े बड़े त्योहारों पर ही छुट्टियाँ दी जाएंगी। जो छोटी मोटी छुट्टियाँ हैं, जो विंटर वैकेशन होता है, इन सब को ख़त्म किया जाएगा और इस तरीके से कोर्स को पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। वहीं पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यादान 2 करके एक नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ। इसमें जितने भी शिक्षक हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं एनिमेशन प्रोजेक्ट के थ्रू, वीडियो के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, मूल्यांकन और प्रश्न बैंक के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये लिंक दिया गया, यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसमें योगदान दे सकते हैं। विशेषज्ञ आपका जो कंटेंट होगा उसकी समीक्षा करेंगे। अगर कंटेंट आपके सही है तो दीक्षा ऐप में डाल दिया जाएगा, जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हो पाएंगे। दोस्तों मानव संसाधन विकास उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल में इस समय स्वयं वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जब तक मानव संपदा पोर्टल में शिक्षकों का डाटा फीड नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा, तब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिया गया शिक्षकों का सत्यापन पूरा होते ही होगा तबादला, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हो, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे प्रधानाचार्य हों या फिर अनुदेशक हो, अनुदेशक को छोड़ करके। तो इन सभी के लिए मानव संपदा पोर्टल में जो सत्यापन है करना अनिवार्य है। तो मतलब ये सत्यापन कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये देखिए दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल में सत्यापन के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना होगा ehrms.upsdc.gov. इस वेबसाइट में जाने के बाद फैक्ट फाइल P2 लिंक पे क्लिक करना होगा, कि पब्लिक विंडो के अंतर्गत मिलेगा। उसके बाद क्विक सर्च पे ऑप्शन पे जाना होगा, रिव्यू रिपोर्ट को क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने स्क्रीन पर सारी डिटेल्स खुल जाएंगे, उनको आप लोग चेक कर लीजिए। अब आपको ओपन एम्प्लॉय P2 के एरो वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, नई विंडो में आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इस प्रोफार्मा में दिखाए गए समस्त विवरणों को आप लोग चेक कर लीजिए। इसके बाद सब कुछ सही है, इस वेबसाइट पर जाकर के, इस लिंक पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर दें। अगर कोई चीज़ गलत है तो आप लोग इसके लिए अपने ब्लॉक में जो इससे के लिए संबंधित अधिकारी है, जो संबंधित पर्सन है, उसको जाकर के सूचित करें, अपने डाटा को अपडेट कराएं। इस तरीके से आप अपना संपादन कर सकते हैं।